बिल्कुल एकदम ऑर्डर में होना चाहिए, एक पेंटिंग टेढ़ी नहीं हो सकती, एक चीज टेढ़ी नहीं हो सकती, ये भी ओसीडी है ना। तो व्हाट इज ओसीडी? सफाई का तो एक जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। ओसीडी अपने में क्या है? मैम ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर रहता है, मतलब कि जब पेशेंट नॉर्मल इसमें नहीं रहता, मतलब उसको कुछ चीज सोच लेता है कि ये करना है तो उसको करना रहता है, और जब तक वो कर नहीं लेता है वो उसमें एंजाइटी रहता है और बार बार उस चीज को रिपीट रिपीट करता रहेगा। क्यों और करता है? क्यों करता है? क्योंकि मैम उसे एक डर रहता है कि जैसे लॉक चेक कर रहा है, बार बार उसको चेक करेगा कि हाँ ये मैंने किया है कि नहीं। मैम होता है एटलीस्ट, और हर हर रोज करता है एटलीस्ट एन आवर ऑफ द डे, चेक करता रहता है बार बार कि हाँ अलार्म क्लॉक सिस्टम सही है, या फिर कोई कंटेमिनेशन वाला भी फियर रहता है कि कोई उसको इन्फेक्शन ना हो जाए। मैम उसको वेरी कोई कोई ट्रॉमा या फिर बचपन में कोई ऐसा चीज हुआ रहता है उसके साथ कि जो उसके माइंड में अफेक्ट कर जाता है। और एक मैम वो ओसीडी वो सिमिट्री वाली भी रहती है कि हर एक नेल पॉलिश छोटी बड़ी एक लाइन से रहना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं रहना चाहिए, ये भी रहता है उनका। वेरी मैम गुड। और जैसे हाँ पर इतना सब तुमने बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये जो वो करता है उसका कारण क्या होता है। मैम कॉजेस मैम हो सकते। कॉज इसका ये होता है कि मैम ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है मैम, या फिर चाइल्ड मतलब कि उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस हो गया हो, या फिर कोई कोई ट्रॉमा नेग्लेक्ट रहा हुआ उसके हो, साथ। उसको अटेंशन भी मैम हो जैसे सकता कि है। उसके साथ ट्रॉमा रहा हो बचपन में, या फिर कोई कभी घर उसके ऊपर छोड़ा गया हो, चोरी हो गया हो, तो उसको इतना डांट पड़ी हो, मार पड़ी हो कि उसको जिंदगी भर के लिए डर बैठ गया कि मुझे हमेशा ताला चेक करना है। कभी इन्फेक्शन हो गया बीमारी की वजह से, तो कई ये बार तो बीमार पड़ा। कंडीशनिंग हो गई ना कि एक बार मार पड़ गई, डांट पड़ गई, तो उसके मन में डर बैठ गया। पर कंपल्शन क्यों होता है? अ, बेसिक बात क्या है? आप प्लीज सब लोग विचार कीजिए कि आदमी कंपल्सिव एक्ट क्यों करता है। फियर ऑफ लूजिंग उसे लगता है, जैसे कि नहीं 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 नहीं। थिंक ऑफ व्हाट? थिंक ऑफ द बेसिक कॉज ऑफ कंपल्सिव। ओसीडी। ओसीडी में दो शब्द है ना, तो आप लोग जितनी मैम बात कर रहे हैं, ऑब्सेशन होता है उससे। हाँ यही तो मेन बात आपने बताई नहीं कि यस मैम ऑब्सेशन में क्या ऑब्सेशन। होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस है। तो देयर इज ऑलवेज अ फियर, अ थॉट, रिकरिंग थॉट, जो वो पसंद नहीं करता, उस वो प्लेजेंट भी उसके लिए नहीं होता, वो बिल्कुल चाहता नहीं कि वो थॉट उसके दिमाग में आए। पेशेंट के दिमाग में वो थॉट आए, वो नहीं चाहता, पर ही फील्स हेल्पलेस, और वो सोचना नहीं चाहता, उसके बारे में विचार नहीं करना चाहता, उस थॉट को ब्लॉक करना चाहता है, बट ही इज अनेबल टू ब्लॉक इट, है ना। दिस इज ऑब्सेशन। अब समझ में आई बात? तो यस मैम कभी कभी ये जेनेटिक भी होती है। हाँ हाँ होती है, बिल्कुल होती है। ओसीडी जो है वो रिकरिंग थॉट्स हैं जो उसके लिए अनकंट्रोलेबल होते हैं, वो चाह कर भी उनको रोक नहीं पाता। जैसे एस्थमा है, डायबिटीज है, इसी तरह ओसीडी है। ना एस्थमा कभी ठीक होती है, ना डायबिटीज कभी ठीक होती है, ऐसे ही ओसीडी भी कभी ठीक नहीं होती। बट ट्रीटमेंट कैन मेक इट मैनेजेबल। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने एक कोई किसी अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन की हेड थी लेडी, एंड शी वाज सफरिंग फ्रॉम ओसीडी, बट शी वाज मैनेजिंग इट। आई बात समझ में? तो कोई एक विचार, कोई एक बात दिमाग में वो आपके घूम घूम के आती है, घूम घूम के आती है, और आप उससे मुक्ति नहीं पा पाते। आई बात समझ में? तो ऑब्सेशन क्या है? जो न चाहते हुए भी आपके दिमाग में एक विचार बार बार आता है, उसे ऑब्सेशन कहते हैं। जैसे जो लोग हाथ बार बार धोते हैं, तो उनके मन में क्या विचार है कि यहाँ गंदा है, यहाँ गंदा है, यहाँ गंदा है, ये गंदा है, वो गंदा है, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, हमारी सिक्योरिटी फैमिली की खत्म हो जाएगी, ऑल विल बी डेड इफ आई डोंट डू इट। और फिर वो रियलाइज भी करता है कि दिस थॉट ऑफ हिज
इज प्योरली इलॉजिकल, उसमें कोई तर्क है ही नहीं, बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है, लेकिन वो उसके दिमाग में इतनी असर करती है, इतनी हर समय वो आती है, तो वो उससे इतना, अब क्या करें, अब जब उसके दिमाग में बार बार ये इलॉजिकल बात आ रही है और ब्रेन उसको फॉल्स मैसेजेस भेजता रहता है, मस्तिष्क उसको गलत मैसेजेस भेजता रहता है। अब उसके लिए बड़ी समस्या है, वो तो ब्रेन के फॉल्स मैसेजेस को समझ नहीं रहा है, वो तो समझ रहा है ब्रेन जो मैसेज भेज रहा है इज रियल, फॉर हिम दैट मैसेज इज रियल, बट एक्चुअली जैसे वैक्स फ्रूट्स नहीं होते हैं, मोम के फल बने होते हैं, वो एक्चुअल फ्रूट्स नहीं होते, वो उसके एक्चुअल थॉट्स नहीं होते, वो खाली ब्रेन का बिकॉज ऑफ सम केमिकल इम्बैलेंस ब्रेन वो थॉट्स उसको भेजता रहता है, बिकॉज ऑफ फियर, एंगर, टेंशन, गिल्ट, वो उनको स्वीकारता चला जाता है। और सबसे अच्छा होता है ओसीडी में आप उस थॉट पर ध्यान ही ना दें, लेकिन उसके लिए संभव नहीं होता, तो उस थॉट से बचने के लिए वो क्या करता है, पेशेंट कुछ कंपल्सिव एक्शंस शुरू कर देता है। आई बात समझ में? तो जितनी बात आप लोग कर रहे थे वो बात कर रहे थे कंपल्शन की, जबकि बेसिकली ऑब्सेशन इज अ डिजीज विच कैन हैपन विदाउट व्हाट, कंपल्शन, विदाउट एक्टिविटी। ये एक्टिविटी वो क्यों करता है, जस्ट टू गेट रिड ऑफ द टेंशंस which arouse because of these thoughts। तो उन थॉट्स के गिल्ट को, उनकी इंटेंसिटी को, उनसे पाई पीड़ा को कम करने के लिए वो उस थॉट को फॉलो करता है, मानता है, और उस थॉट को मान के वो क्या करता है कि अच्छा मैं हाथ धो लेता हूँ, सफाई नहीं तो मैं हाथ धो लेता हूँ, ऑर्डर नहीं है तो मैं ऑर्डर बना देता हूँ, है ना। तो ये जो है ये क्या है, कंपल्शन। ऑब्सेशन अलग, ऑब्सेशन अलग है, कंपल्शन अलग है। ऑब्सेशन वो भाव है, वो थॉट है जो बार बार उसके मस्तिष्क में आता है। बहुत सारे पेशेंट्स के मन में खाली ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं, उनका कोई कंपल्शन नहीं होता। एक हमारा पेशेंट था, तो वो कहता था कि मैं जिंदा हूं कि नहीं मुझे पता नहीं चलता, एम आई अ मेल और अ फीमेल और न्यूट्रल जेंडर, मुझे पता नहीं। तो हर चीज पे उसे डाउट है, और इसी तरह के थॉट्स उसके मन में आते रहते। एक मेरा पेशेंट था, इतना इंटेलिजेंट था, बाप रे, आईआईटी का 4th ईयर स्टूडेंट था, और वो कभी पुणे का रहने वाला था, बॉम्बे गया था आईआईटी कॉम्पिटिशन्स के लिए। देयर ही स्टेड विद हिज फ्रेंड, और उस लड़के ने ड्यूरिंग हिज स्टे कुछ उससे ऐसी रिलेशनशिप बनानी चाहिए विच ही वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट, और उसके अंदर इतना गिल्ट हो गया कि उसे सिर्फ ऑब्सेसिव थॉट्स आते थे। और ऑब्सेसिव थॉट्स क्या थे कि मुझ में कमी है, आई एम नॉट अ मैन, देयरफॉर ही ट्राइड, और मैं जो हूँ, मैं, और वो क्या मेरे पास आता था, बहुत प्यारा लड़का था, तो वो आता था और आके कहता था, मैम शैल आई गो टू अ फिजिशियन एंड आस्क हिम टू चेक मी, क्या मैं होमोसेक्सुअल तो नहीं हूँ, क्या मैं चेक कराऊं मैम। हमने कहा बिल्कुल नहीं कराओ, कोई जरूरत नहीं है कराने की। और जिस दिन वो मेरे घर पे आके बात कर रहा था, तो उस दिन बहुत पानी बरस रहा था, इतना एक्सेसिव पानी था। तो मैंने कहा देखो ये पानी बरस रहा है, अगर हमने दरवाजे बंद कर दिए थे पानी अंदर ना आए, हमने कहा कि अगर ये पानी अंदर आ जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा, सो व्हाट, व्हाई डोंट यू हैव दिस आइडिया कि मैक्सिमम क्या होगा, द अमाउंट यू आर सफरिंग, उस सफरिंग से तो कम हो जाएगा, क्यों डर रहे हो, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू आर कंट्रोलिंग योरसेल्फ, नोबडी एल्स इज कंट्रोलिंग यू। तो हर समय थॉट को आने से बाहर करना बड़ा मुश्किल होता है जिंदगी में। हमने आपको पिछली बार भी बताया था, यू कैन स्टॉप अ आर्मी, एक आदमी अकेले पूरी आर्मी को रोक सकता है, पर एक आदमी चाहे वो कितना भी बुद्धिमान हो, मस्तिष्क में किसी थॉट को आने से रोक नहीं सकता। जितना वो प्रयास करेगा वो थॉट जरूर आएगा।
अब वो क्या कर सकता है, वो एक काम कर सकता है, वो है कि थॉट पे रिएक्ट न करे। वो मान ले कि ब्रेन उसको फॉल्स मैसेजेस भेज रहा है, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, तो मुझे इस पर रिएक्ट नहीं करना है। मैं अपने पेशेंट्स को ज्यादातर यही समझाती थी कि तुम लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हो, तुम्हारा डेस्टिनेशन अगर दिल्ली है और गाड़ी उन्नाव या लखनऊ की आई, तो क्या उस पर बैठ जाते हो? नहीं बैठते। सो वॉट एवर योर डेस्टिनेशन इज, वो थॉट जो तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं उनको एंटरटेन करो, उनको ध्यान में रखो और इनको जाने दो, इनको रोकने की भी कोशिश ना करो। क्या ट्रेन रोकने जाते हो कि भाई मुझे तो दिल्ली जाना है, मैं तुम्हें लखनऊ नहीं जाने दूंगा? नहीं कहते हो ना, लेट इट पास, लेट इट पास, लेट इट गो एंड हैव दिस आइडिया कि ये जो है थॉट, ये मेरा आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड है, रॉन्ग मैसेजेस हमारा ब्रेन दे रहा है बिकॉज ऑफ सम मेल फंक्शनिंग, कुछ फ्लूइड उसमें एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से वो मेल फंक्शन कर रहा है। तो ऑब्सेशन अब समझ में आया, ऑब्सेशन क्या है? ऑब्सेशन में जरूरी नहीं कंपल्शन हो, ओसीडी। आप लोग को सिर्फ कंपल्शन याद था, ओसीडी नहीं याद था। अच्छा, अब क्या कारण होते हैं वो आप लोगों ने बहुत सारे बताए थे, फिर से बताइए। एक ने बताया था फैमिली, हाँ फैमिली का भी प्रभाव पड़ता है ओसीडी। उसके अलावा क्या कारण होते हैं ओसीडी के? मैम, हेलो मैम, हाँ जी, हाँ। ये बताइए, मेरे में एक लड़का रहता था, वो नीट की प्रिपरेशन था, और फिर तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है गौरव, कम से कम वीडियो ऑन कर लो ना, तो तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन से मैं तुम्हारी बात समझ लूं। गौरव पांडे, अच्छा नेटवर्क इशू है यहाँ पे, नेटवर्क कर रहा है। एनीवे, यू जस्ट से व्हाटएवर यू वांट टू से। क्या कहना चाह रहे हैं आप, कहिए। किसी और को कुछ पूछना है? पूछ लीजिए, कुछ पूछना हो तो। हेलो, हाँ जी, गौरव बोलिए। मैम, उस लड़के के साथ क्या, उसको क्या बोले, उसको वो आके बार बार देखता था। बार बार किसको देखता था? किसको देखता था? आप में से कोई समझ पाया तो जल्दी से अनम्यूट होके मुझे बताइए, ये क्या कह रहे हैं? मैं नहीं समझ पाई। वो बता रहे हैं कि बार बार कुछ देखता था, क्या देखता था? मैं अपने दरवाजे को अगर बार बार देखता था, वो मेरा दरवाजा खुला तो नहीं है, जबकि उसका दरवाजा बंद रहता था। हाँ, तो ये ऑब्सेशन तो है ही है, ये ऑब्सेशन है। तो मैम इसके लिए क्या करना, तो जैसे उसके साथ प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसको? फिर उसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अभी हम ट्रीटमेंट पे भी आते हैं, बिकॉज आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि मैंने ओसीडी पूरा कर दिया है। तो जब आप लोगों ने कहा ओसीडी हो चुका, तो मैंने कहा अच्छा पूछती हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा बच्चों ने कितना सीखा, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मुझे कराना है ये टॉपिक है। तो कोई बात नहीं, ये ओसीडी ही है। उसको ये खतरा है ना कि कोई आ जाएगा, दरवाजा तोड़ देगा, सेफ्टी के लिए खतरा हो जाएगा। ये बहुत लोगों को होता है, वो बार बार दरवाजे को चेक करते हैं। मैंने शायद पिछली बार आपको बताया था, एक लड़की यूके में थी, 10-11 साल की, और उसको इतना भय रहता था, रात में मम्मी को जगाती थी, जो मम्मी चलो नीचे, किसी ने ब्रेक ओपन कर लिया है। तो उसकी मदर ने मुझसे बात की थी, तो मैंने कहा कि रात में जब सो तो इसको लेके जाओ, सब खिड़की दरवाजे दिखा दो, जिससे ये फ्री हो जाए इस भय से। तो वो कहने लगी कि मुझे फिर भी उठाती है, कहती है कि तब नहीं था, अब हो गया। आई बात समझ में? तो ये ऑब्सेशन ही है, ये ऑब्सेशन है, इसे ऑब्सेशन ही कहेंगे। चलिए, अच्छा हम लोग क्या बात कर रहे थे कि
ओसीडी के क्या कारण होते हैं? देखो, ओसीडी का कोई नोन कारण ऐसा सारे कारण नोन हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ने भी कहा था फैमिली हिस्ट्री है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में इलनेस होती है। मेरे पास एक बार इधर जीएसवीएम में 2 सिस्टर्स आई थी, दोनों वर सफरिंग फ्रॉम ओसीडी, और वही सफाई का दोनों को मीनिया था। कभी कभी हमें ऐसी दवाएं मिल जाती हैं, शारीरिक मानसिक आघात हो जाते हैं, जिनके कारण ओसीडी डेवलप हो जाता है। मैंने अभी बताया कि हमारे ब्रेन से बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, जैसे सेरोटोनिन की कमी या अधिक, ये जब सीक्रेट ज़्यादा हो जाते हैं तो भी ओसीडी को जन्म मिल जाता है। ओसीडी थॉट्स जो है वो बायोकेमिकली जनरेटेड होते हैं, तो बायोकेमिकली जनरेटेड है तो एक्चुअल तो है ही नहीं। जैसे किसी को आप एलएसडी खिला दीजिए, किसी को कुछ और दवा दे दीजिए, कोई साइकोलॉजिकल ड्रग दे दीजिए, तो उसके थॉट सिस्टम बदल जाता है ना, तो वो लॉजिकल नहीं रहता है। तो इसी तरह से ब्रेन से जो फ्लूइड्स निकल रहे हैं उनके कारण भी व्यक्ति को रॉन्ग मैसेजेस जा रहे हैं, और वो समझ नहीं पाता, वो उनको असली समझता है, वो सोचता है ये वास्तव में सही विचार है हमारा, तो इसके कारण भी ओसीडी हो जाता है। अच्छा, ओसीडी के 2 मेन फीचर्स हैं, गिल्ट एंड डाउट। ये जो 2 मेन फीचर्स हैं, इनके कारण भी ओसीडी होता है और लक्षणों में परिलक्षित होता है। गिल्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक किसान था, तो उसको बार बार एक ही विचार आता था कि मैंने अपने 3 साल के बच्चों को हथौड़े से मार दिया, मैंने अपने 3 साल के बच्चों को धक्का दे दिया, मैंने अपने 3 साल के बच्चे के साथ, मतलब इतना उसको फैटल इंजरीज दे दी, और बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। जब लोगों ने पूछा तो कोई जवाब ही नहीं। तो जब साइकेट्रिस्ट ने कहा कि यू वांटेड टू किल योर चाइल्ड, तो कहना ऐसा कभी हो सकता है? आई लव हिम सो मच, ऐसे कैसे हो सकता है? पर बाद में जो उसकी काउंसलिंग हुई, उससे ये निकल के आया कि he was happily married for 2 years, he had a lovely relationship with his wife, but suddenly his wife got pregnant and suffered seriously during delivery. और उसके बाद वाइफ एक तो चाइल्ड रेयरिंग में लगी रहती थी, बच्चे को पालने में लगी रहती थी, दूसरे वो अपने पति में उतना इंटरेस्ट अब नहीं लेती थी, तो उसको लगने लगा कि द कल्प्रिट इज माई सन है। तो अब कल्प्रिट, उसे अंदर से ये थॉट आ रहा है कि कल्प्रिट ये है, लेकिन आप समझ सकते हैं कोई पिता अपने बच्चे को मारेगा या मार डालेगा, ऐसा तो नहीं करेगा। लेकिन एक तरह से हमारी जो रिप्रेस डिजायर होती है, हमारी जो दमित इच्छाएं होती हैं, जो हमारे अचेतन मन में इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं की संतुष्टि किससे होती है? ऑब्सेशन से। अब एक लड़की, उसके परिवार वाले उसकी शादी नहीं कर रहे हैं उसकी पसंद के लड़के से, सारे परिवार से नाराज है, तो वो कहती है ठीक है, नहीं हो रही कोई बात नहीं, मैं अपना जॉब करूंगी, मैं खुशी से रहूंगी। लेकिन उसको ऑब्सेशन हो गया, भाई स्विमिंग के लिए गया है तो भाई डूब गया होगा, फादर वहां गए हैं तो उनको किसी ने मार डाला होगा, मदर जो है रसोई में काम कर रही है तो उनको आग लग गई होगी है। और इस तरह के आइडियाज उसको पूरे फैमिली के बारे में आते थे। व्हाट इज दिस? दिस इज रिप्रेस्ड डिजायर का ऑब्सेसिव थॉट्स में पूरा हो जाना, इसलिए ये ऑब्सेसिव थॉट्स और ज्यादा आते हैं। आपको मैंने बताया था आप लोगों को कि मैकबेथ का राइटर, अथेलो का राइटर, सब। अरे भाई शेफर्ड। नहीं, अरे भाई इतने फेमस है, मैंने सब पढ़े हुए हैं, पता नहीं कैसे स्लिप हो रहा है। मैकबेथ, इतने बड़े ड्रामेटिस्ट, इंग्लिश के सबसे बड़े ड्रामा तो उन्होंने ने लिखे हैं। शेक्सपियर। मैं पहचान भी नहीं पा रही हूँ। चलिए, तो मुझे उसका इंसिडेंट याद आ रहा है। विलियम शेक्सपियर ही शायद
विलियम शेक्सपियर ही है। तो वर्ड्सवर्थ ने वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, तो उन्होंने एक प्ले लिखा था मैकबेथ। तो उसमें एक रानी थी जो बहुत सोफिस्टिकेटेड थी, बहुत अच्छी थी, पर सडनली पता नहीं उसके दिमाग में क्या विचार आता है और वो अपने पति राजा का, डंकन नाम था क्या था, तो उनका मर्डर करा देती है कुछ लोगों से मिलके। अच्छा, उनका मर्डर करा देती, उसके मर्डर हो जाता, किसी को पता नहीं चलता कि रानी इसमें इन्वॉल्व है। पर रानी जब हाथ धोती है, द क्वीन व्हेन शी यूज्ड टू वॉश हर हैंड्स, तो उसे कई बार वॉश करती थी, उसे खून के धब्बे अपने हाथों पे दिखाई देते थे। अब ये जो थॉट है कहाँ से आ रहा है? उस गिल्ट से आ रहा है जो हस्बैंड की डेथ में इन्वॉल्वमेंट के कारण हुआ, एंड फियर ऑफ पनिशमेंट टू, बिकॉज इफ द पब्लिक कम्स टू नो दैट क्वीन वाज इन्वॉल्व्ड इन हर हस्बैंड्स मर्डर, तो पब्लिक जो है वो उसे माफ नहीं करेगी, दंड देगी। तो दंड का भी भय है और गिल्ट भी है। तो ये ऑब्सेसिव थॉट्स में ज्यादातर ये दो विचार बने रहते हैं। अच्छा, जब हम ऑब्सेसिव थॉट्स को एंजॉय कर रहे होते, ये भी फैंटेसी है, अपना बैठे उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो हम अपनी दैनिक दायित्वों का वहन नहीं करते, हमारे जो रूटीन की जिम्मेदारियां उनको हम पूरा नहीं करते। तो एक तरह से उन्हें फैंटेसी में रहने और अपने दैनिक दायित्वों के पूर्ण न करने की सुविधा मिल जाती, और इसके कारण व्यक्ति जो है अपने को हेल्पलेस, वर्थलेस महसूस करता है कि मैं किसी काम कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। उसको गिल्ट भी होती है कि मैं बच्चों को खाना बना के नहीं दे पाती, मैं बच्चों का हस्बैंड को सपोर्ट नहीं कर पाती, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि वो ऑब्सेसिव थॉट्स में। तो ऑब्सेसिव थॉट्स जो हैं वो हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं, जिसके कारण लोगों को ऑब्सेशन होता है। इसका कारण एंजाइटी और टेंशन भी है, क्योंकि ज़्यादातर मानसिक रोगों में एंजाइटी टेंशन होता ही है, और उस एंजाइटी उस टेंशन से बचने के लिए क्या करते हैं कि उन थॉट्स को रिपीटेडली मस्तिष्क में आने देते हैं। ठीक, तो ये हो गए कॉज। अब सिम्टम्स क्या दिखते हैं कि ऑब्सेसिव थॉट्स होंगे, कंपल्सिव एक्शन होगा, जो ऑब्सेशन से सफर करेंगे दे विल बी रेस्टलेस, भयभीत रहेंगे, फीलिंग ऑफ गिल्ट से सफर करेंगे, सेल्फ कॉन्शियस होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और अपने इस अतार्किक व्यवहार की बार बार हाथ धो रहे हैं, बार बार कुंडी छू रहे हैं, बार बार ताले चेक कर रहे हैं, बार बार गैस का बर्नर ऑन ऑफ कर रहे हैं, है ना। तो इस अतार्किक व्यवहार के कारण वो सोचते हैं कि वो समाज में हंसी के पात्र हो रहे हैं, तो इसलिए वो समाज से मिलना भी नहीं चाहते, वो थोड़े इंट्रोवर्ट थॉट हो जाते हैं। मैंने पता नहीं आपको कभी शेयर किया कि नहीं किया कि एक तरह से रिएक्शन फॉर्मेशन भी हो जाता है। एक आदमी था, उसकी शादी हुई, तो जब शादी हुई तो उसको लगने लगा कि आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन बियर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली। मैं बच्चों का, पति का और पत्नी का की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, बच्चों के और पत्नी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। अब जब उसकी शादी होती है, अब उसका ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर शुरू, हर समय वो वाइफ की सुरक्षा के लिए सोच रहा है, हर समय वो बच्चों की सुरक्षा के लिए सोच रहा है। घर से जाएगा ऑफिस के लिए तो वाइफ को कहेगा गैस नहीं छूना, वॉशिंग मशीन नहीं छूना, बिजली के स्विचेस मत छोड़ना, फ्रिज मत खोलना। फिर बच्चों को ले जाके स्कूल में छोड़ेगा, वॉचमैन से कहेगा मेरे बच्चों को झूलों के झूलने नहीं देना, मेरे बच्चों को गेट से बाहर नहीं निकलने देना। ठीक है, उसके बाद वो ऑफिस गया। अब ऑफिस गया तो वाइफ को फोन किया, आर यू ऑल राइट, कोई आए दरवाजा मत खोलना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मत यूज करना। वाइफ को फोन बंद किया, फौरन बच्चों
कि स्कूल फ़ोन मिलाया, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई गिर तो नहीं गया, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो गई। अब व्हाट डू यू थिंक? यू थिंक दैट ही इज excessively careful about his family, but the real cause of this concern is his guilt, his complex that he is not a person, family type person नहीं है, और वो परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा सके। तो ये समझ में आ रही है बात? अच्छा, कंपल्शन क्या होते हैं? कंपल्शन जो है ऑब्सेसिव थॉट्स का ट्रांसलेशन है लाइफ। ऑब्सेसिव थॉट्स जब बहुत परेशान करने लगते हैं व्यक्ति को, तो उनसे निपटने के लिए वो कोई रास्ता ढूंढता है कि मैं क्या करूं जिससे कि मैं इन थॉट से फ्री हो जाऊं। सचमुच वो व्यक्ति सीरियसली उन थॉट से फ्री होना चाहता है, पर गलती से करता क्या, उन थॉट्स को ही इंपॉर्टेंस देता है। द मोर इम्पोर्टेंस यू गिव टू अ थॉट दैट विल रीअकर इन योर ब्रेन। आई बात समझ? तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। कंपल्सिव एक्ट जरूरी नहीं है ऑब्सेशन के लिए। ऑब्सेशन कंपल्सिव एक्ट के लिए ऑब्सेशन जरूरी है। मेरी बात समझ रहे हैं? ऑब्सेशन कंपल्सिव एक्ट के लिए फर्स्ट कंडीशन है, पर ऑब्सेसिव एक्ट के लिए कंपल्शन जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऑब्सेशंस होते हैं जिसमें कोई कंपल्शन नहीं होता। कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे बहुत सारे लोग दिमाग में सोचते हैं कि मैं जिंदा नहीं हूं, मैं मरा हूं। बार बार उनको ये विचार आता है कि मेरा कंट्रोल किसी और के हाथ में, जबकि ऐसा नहीं है और कोई इसमें कंपल्शन होता ही नहीं। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव की बात आप समझ गए। अब प्रश्न उठता है कि अगर व्यक्ति ऑब्सेसिव कंपल्सिव से सफर कर रहा है तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट होगा? अब आपको सारे थेरेपीज में बता चुकी हूँ, साइको फार्माकोलॉजी के बारे में बता चुकी हूँ। आप बताएंगे क्या ट्रीटमेंट आप कर सकते हो उनके लिए? What will be the treatment of OCD? I knew you have not understood it. OCD के लिए क्या आप बताएंगे कि क्या वो पेशेंट करे, या मैम आप? हाँ बोलिए मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे प्लेसिबो मेडिसिन देंगे और उससे ऑब्सेशन को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके जैसे थॉट्स तो आ रहे हैं तो उसे फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे, और जैसे ज्यादा दिन घर पे पड़ा रहता है तो उससे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, ये आपने बताया कि आप क्या करेंगे। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि एक फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर सकता है इन केसेस में, लेकिन दवाओं को देना आप अवॉइड करेंगे। कोई भी दवा देंगे, जब मना है अपने लोग को दवा देना तो क्यों देंगे, हैं? तो अगर जब ये होता ना, प्रॉब्लम होती है, क्या बोलते हैं, ऑब्सेशन कंपल्सिव की प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा है, भाई आप बात तो तब करेंगे उससे जब वो बात करने के काबिल होगा। जब वो इतना परेशान है, वो लॉजिकली कुछ भी सोच नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा है, रेस्टलेस है, गिल्ट से भरा है, रातों सोया नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तब आप उसको साइकियाट्रिस्ट को रिफर करेंगे कि वो उसकी देखभाल करें, और बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं जिन्हें साइको फार्माकोलॉजी केमिकल्स दवाएं हैं जो उनको दी जा सकती हैं, और जिससे ऑब्सेशन कंपल्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। पहली बात, उस ओर हम लोग हाथ नहीं बढ़ाएंगे, हैं? अच्छा, उसके बाद क्या है, बहुत सारी साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं जिनसे हम इस रोगी को ठीक कर सकते हैं। तो जब मैंने आपको थेरेपीज बताई थी, उसमें बिहेवियर थेरेपी बताई थी, याद आया? बिहेवियर थेरेपी बताई थी। बिहेवियर थेरेपी जो है वो आप एक बात समझिए कि एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। तो एक बात तो ये है, when the child was born, he was not suffering from OCD। बर्थ के समय तो उसे OCD था नहीं,
तो कैसे हुआ? ही हैज लर्न इट, उसने सीख लिया ऑब्सेसिव कंपल्सिव एक्शंस। तो अब क्या करना है कि द वे ही हैज लर्नड इट, हमको ब्रेन की प्रोग्रामिंग बदल देनी है। ब्रेन की प्रोग्रामिंग बदलेंगे तो द वे ही हैज लर्नड इट, ही विल अनलर्न इट एंड विल डेवलप हेल्दी हैबिट्स। ठीक बात है? तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि हम बिहेवियर थेरेपी में इसको करते हैं। मैंने अभी जैसे किसी को है बार बार वो हाथ धोती हैं इसलिए कि घर के लोग बीमार ना पड़ जाएं, कीटाणु ना आ जाएं, बैक्टीरिया अटैक ना कर दें। तो अब एक तरीका ये, मतलब बहुत तरीके से बिहेवियर थेरेपी की जाती है। एक तरीका ये है कि उनसे कहते हैं 30 सेकंड आप कहिए कि आप और आपके परिवार के सभी लोग मर गए हैं क्योंकि बैक्टीरिया ने उन्हें इन्फेक्ट कर दिया। अब वो इतनी तो वैसे ही डरी है इस बात से, अब जब इसको कहेगी तो उसका एक्सप्रेशन वो सब बहुत परेशान होगी। 30 सेकंड तक उसे रिपीटेडली एक ही सेंटेंस बोल रहा है, मेरे परिवार के सारे लोग मर गए क्योंकि उन्हें बैक्टीरिया ने इफेक्ट किया है, मेरे परिवार के सारे लोग मर गए क्योंकि उनको बैक्टीरिया ने इफेक्ट किया है। अच्छा, अब ये भी देखा जाता है कि ये बात हो गई, फिर उनको एक ब्रेक दिया गया, ब्रेक के बाद फिर उनसे कहा जाता है फिर यही बोलो, फिर यही बोलो। तो द फर्स्ट टाइम दे स्पोक दिस थिंग, रिपीटेड दिस थिंग, वो लास्ट टाइम तक वो मैकेनिकली बोलने लगते हैं। पहले तो उनको जब बोलते हैं तो बड़े इमोशनली चार्ज होते हैं, बहुत भय में होते हैं, बहुत टेंशन और एंजाइटी में होते हैं। पर जब आप उनसे बहुत बार बुलवाते हैं, घंटों बुलवा लेते हैं, तो मैकेनिकली बोलने लगते हैं, उनको इस बात का असर ही नहीं पड़ता। तो दैट वे दैट एंजाइटी जो उनकी फैमिली की हेल्थ के बारे में थी उसको कम किया जा सकता। पर आप जानते हैं हर पेशेंट के ऊपर हर प्रोसेस सही नहीं होता। तो और भी तरीके हैं, जैसे पेशेंट आया तो हम लोग तो कमरे में बैठे होते हैं तो कुछ ऐसा होता नहीं है, टिश्यू ले लिया, टिश्यू को उससे मेज पूछी, उससे कहा जरा पकड़ लो, तुम्हें थोड़ी देर पकड़ना है। अब उसे तो गंदी चीज पकड़ने ही में बहुत बुरा लगेगा, उसके लिए बहुत मुश्किल है। 2 मिनट 3 मिनट उसको रुकना मुश्किल हो जाता है। वो कंपल्सिव एक्ट चालू कि मैं इसको हाथ धो के आऊँ, मैं हाथ धो के आऊँ, इसको फेंकूँ, हाथ धो के आऊँ। तो मैक्सिमम जितनी देर वो रोक सकता है उसे रोकने को कहते हैं। उससे कहते हैं अब तुम हाथ नहीं धो, टॉयलेट गेट छुआ है हाथ नहीं धो, बैठो है। और उनसे कहा जाता है कि तुम कंपल्शंस को मत करो, थॉट को तुम रोक नहीं सकते, पर अगर कंपल्सिव एक्ट नहीं करोगी तो थॉट्स अपने आप मिनिमाइज हो जाएंगे और धीरे धीरे रोग ठीक हो जाएगा। तो बहुत तरीके हैं जिससे कि हम ओसीडी को बिहेवियर थेरेपी के अंदर में ठीक कर सकते हैं, इंसाइट डेवलप कर सकते हैं, हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। अब काउंसलिंग में क्या होता है, उनसे बातचीत की जाती है, उनसे पूछा जाता है, उनके रोग के कारणों को समझने की चेष्टा की जाती है। तो उनके रोग के कारणों को समझने की चेष्टा की जाती है, उनको अपने को समझने में की चेष्टा की जाती है, उनको उनके अंदर इंसाइट डेवलप करने की कोशिश की जाती है। जैसे पहले अब मैंने अभी बताया था ना कि पहली स्टेज में कहा कि मेरे हाथ गंदे नहीं है, मैं इनको नहीं धोऊंगी। दूसरी स्टेज में कहा मैं हाथ नहीं धोऊंगी क्योंकि मेरा ब्रेन मुझे गलत गलत मैसेजेस भेज रहा है और इस कारण मुझे हाथ धोने की जरूरत नहीं है, ये फॉल्स मैसेज ब्रेन से आया है। इस तरह के मैसेजेस जो ब्रेन भेज रहा है आर फुलिश, यूजलेस, इलॉजिकल एंड आई विल नॉट पे अटेंशन टू इट। तो जो कंपल्शंस हैं उनको आप रोक सकते हैं। अब जब पेशेंट हम लोग के पास आता है तो हम एक ही बात उससे कहते हैं कि यू आर नॉट योर थॉट्स। अपने थॉट्स को अपने से सेपरेट करके देखो। आप सोचिए कि आप कैसे भय चिंता में रिएक्ट करते हो, वो बातें। हाँ जी मैम, ओसीडी के कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा मैम ये है कि जैसे हम किसी चीज़ को करते हैं, जैसे तो हम किसी चीज़ से प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, गेट रिड ऑफ करने के लिए कोई ऑब्सेशन पालते हैं,
जैसे बहुत लोग एडल्ट लोग ड्रिंकिंग करते हैं, वो ऑब्सेशन बन जाता है, वो एडिक्टेड हो जाते हैं। यंग देखिए जनरेशन में कुछ यहाँ पर एक गेमिंग सेकेंड, करते हैं। एक सेकेंड, ऑब्सेशन क्या है? ऑब्सेसिव थॉट्स है ओके मैम, ना? थॉट्स हैं। तो मैम ऐसा क्यों होता है? जैसे यंग जनरेशन में बच्चे हैं जो मोबाइल के बिना रह नहीं पाते हैं, उनको गेम की बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाता है, छुड़ा दीजिए तब भी उनको थॉट्स आते रहते हैं उसके। अब आपको मालूम है, जैसे एल्कोहलिक्स के लिए वो बने हुए ना ड्रग, नशा मुक्ति ड्रग से, केंद्र। हाँ नशा मुक्ति केंद्र बने ना। अब यस इंडिया में यस इलेक्ट्रॉनिक मैम। गैजेट्स के एडिक्शन को दूर करने के लिए केंद्र बने हुए, उसमें बड़े बड़े प्रोफेसर जाके रहे। इसके समझ बारे में में आ तो रहा कभी नहीं सुना। है? अच्छा नहीं सुना तो मैं आपको बता रही हूँ। मैं जीएसवीएम में एक मीटिंग हुई थी, पहले साइकेट्री की, इंडियन साइकेट्री एसोसिएशन की कोई इंदिरा जी थी, उनसे बात हुई थी, तो उस पर बहुत वर्क कर रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का एडिक्शन कैसे दूर किया जाए। एंड आई नो अ पर्सन हु इज अ प्रोफेसर और अ लेक्चरर इन एमिटी यूनिवर्सिटी, यस मैम। और वो वहाँ रह के आए थे जस्ट टू लीव दैट एडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो अब यस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के एडिक्शन में ऑब्सेशन कहाँ है? ऑब्सेशन के बिना कंपल्शन नहीं होता, मैम, कंपल्शन के जैसे बिना ऑब्सेशन होता। जैसे जिस जैसे उनसे मतलब छीन भी लिया जा रहा है या फैमिली कंडीशनिंग लगा रही है, जैसे कि इंटरनेट ना दे या फिर उनके चीज़ें रिचार्ज ना करे, फिर भी वो तीसरा चौथा रूट ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हाँ, वो ऑब्सेस्ड रहते हैं। वो नहीं करेंगे तो उनको लगता है कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। मुझे भी एक ओल्ड लेडी ने कंप्लेन किया कि उनका पोता है, तो बहू उनकी डॉक्टर है, एक ही बेटा है, वो भी बहुत बिजी रहता है। तो जब तक बहू घर में रहती है तो पोते को नहीं देती है, न टीवी देती है न मोबाइल देती है। फिर वो ऊपर से जैसे ही बहू गई क्लिनिक, वैसे ही वो उतर के आता है, तो पहले तो दादी को फोर्स करता है और दादी के साथ बदतमीजी करता है कि तुम मुझे अपना मोबाइल दो, मैं मोबाइल कर देखूंगा, मैं ये गेम खेलूंगा, मैं वो गेम खेलूंगा। और जब दादी नहीं देती है तो घर के नौकर को फोर्स करके, उसको मारपीट करके, 9 साल का है उसका मोबाइल लेके उससे करता है। तो इतना ज्यादा एडिक्शन हो गया, माँ बाप भी क्या करें? एक बच्चा होता है और माँ बाप दोनों के पास टाइम ही नहीं है कि ये देखे कि वो कर क्या रहा है। एंड सिंस वन चाइल्ड इज देयर, सो दे डू नॉट लिसन कंप्लेंट्स ऑफ एनीवन। अगर दादी कह रही है कि ऐसा कर रहा है तो उनको लगता है कि वो जानबूझ के उनको उसको परेशान करने के लिए कह रही है। नौकर बहुत सहता है लेकिन कंप्लेंट करने नहीं जाता, लेकिन फिर नौकर से उसकी तू मैं होती रहती है, पर वो बच्चा बिना उसके रुक नहीं सकता। तो ऐसी स्थितियां हैं। पर ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का एडिक्शन है। This is not obsession, because a thought is not, a recurring thought is not there, a thought is not bothering him, it's just an action. Addiction है, addiction तो और चीज हो गई ना। अच्छा, तो अब सबसे पहले जब आप, हम और आप, माने आप भी एक थोड़ी बहुत काउंसलिंग कर सकते हैं अगर आप बेसिक समझें। तो ओसीडी का अगर पेशेंट है तो उसको एक ही बात समझाना है कि आप अपने को अपने थॉट से अलग करके देखिए, आप अपने को थॉट से अलाइन मत करिए। जब आप अपने थॉट से जुड़ जाते हैं तो यू आर स्टक विद दैट थॉट। अगर आप अपने थॉट से अपने को अलग करके देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि दीज आर द मोस्ट इलॉजिकल थॉट्स, और ये मेरी अपने दिमाग जो है वो मुझे ये गलत गलत मैसेजेस भेज रहा है। आई डोंट हैव टू रिएक्ट ऑन, मुझे उनसे लड़ना भी नहीं है, मैं उन थॉट से लड़ूंगा भी नहीं और मैं उस पर कोई रिएक्ट भी नहीं करूंगा। थॉट्स एंड फीलिंग्स अलग है। ऑब्जर्वर की तरह अपने थॉट्स को अगर वो ऑब्जर्व करेंगे तो उनको डिफरेंस पता चल जाएगा। ओसीडी की जो जर्नी है, उसको ठीक करने की जो जर्नी है, वो बहुत लंबी जर्नी है और उन्हें एक लंबे समय तक ओसीडी के साथ चलना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, डायबिटीज है, अस्थमा है, ये ठीक नहीं होता।
आप उसको मैनेज कर लेते हैं, आप पूरी नॉर्मल लाइफ दसियों साल रह सकते हैं, पर वो कहीं ना कहीं आपके अंदर रहता है, विच कैन रिलैप्स एट एनी टाइम। ठीक है ना? तो जब हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं तो उससे ये सब बातें पूछते हैं, उसको ये सब बातें बताते हैं कि भाई देखो हम तुम्हें असिस्ट कर सकते हैं, पर अपने एंजाइटी, अपने फियर को तुम्हें खुद ही काउंटर करने की स्किल्स ढूंढनी होंगी, डेवलप करनी होंगी। इस जर्नी में अगर तुम लक्ष्य तक पहुंच भी जाते हो तो तुम्हें अलर्ट रहना होगा, क्योंकि तुम गोल तक पहुंच भी गए, अगर तुम कभी अलर्ट नहीं हुए तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, बिहेवियर चेंज हो जाएगा, और अपने को फ्री ऑफ ऑब्सेसिव थॉट्स बनाए रखने में तुम्हें बहुत ध्यान देना होगा। और उनको हम तो बेसिकली यही कहते हैं कि भाई देखो तुम ओसीडी थॉट्स के साथ पैदा नहीं हुए थे, पहले तो नहीं था, कब से डेवलप हुआ? ऐसे डेवलप हुआ। जब तुम्हें ये चीज बाद में डेवलप हुई, इसका मतलब तुमने सीखी है, यू हैव लर्न इट, यू हैव एक्वायर्ड इट। अगर तुमने जो एक्वायर किया है, सीखा है, अगर अपनी लर्निंग को रीप्रोग्रामिंग करके तुम अनलर्न कर दो और नई लाभदायी हाथ दे डालो तो तुम्हारे रोग का उपचार हो सकता है ना? तो ये सब बातें आप लोग भी अपने पेशेंट से कर सकते हैं फिजियोथेरेपी में, कि अगर लग रहा है कि भाई ये इस चीज से परेशान है, ऐसा है, तो आप उन्हें बता सकते हैं ये सब बातें कि भाई थॉट अलग है, एक्ट अलग है। एक्ट रोको, थॉट तो मत रोको। जब एक्ट रोक दोगे तो थॉट अपने आप कम हो जाए। और हमेशा रियलाइज करो कि दिस थॉट इज नॉट योर्स। अब प्रश्न उठता है कि कैसे रोगी जाने कि कौन से ऑब्सेसिव थॉट्स हैं, कौन से नॉर्मल थॉट्स हैं। अब उसको तो डिफर करना बहुत मुश्किल। फॉर हिम वैक्स फ्रूट्स आर ऑल्सो रियल एंड रियल फ्रूट्स आर ऑल्सो रियल। तो उसके लिए क्या है कि आप अपने मन में आए जो थॉट्स हैं, उनमें अगर आपको कोई थॉट आते ही एंजाइटी प्रोवोक कर रहा है, चिंता में डाल रहा है, तो हो सकता है वो ऑब्सेसिव थॉट। अगर उस थॉट के साथ फियर एंड गिल्ट आ रही है तो हो सकता है वो ऑब्सेसिव थॉट। अगर कोई थॉट ऐसा है जो पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड है, वर्तमान से नहीं, तो वो ऑब्सेसिव थॉट हो सकता है। तो इसलिए आपको अपने ऑब्सेसिव थॉट्स और अपने नॉर्मल थॉट्स में अंतर करना होगा। ऑब्सेसिव थॉट्स को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, बस उनको इनएफेक्टिव, इनसिग्निफिकेंट बना देना। कैसे बनाएंगे इनसिग्निफिकेंट, इनएफेक्टिव? जस्ट बाई नॉट पेइंग अटेंशन टू इट। आप किसी व्यक्ति को आदर भाव सत्कार देते हैं तो आप महत्वपूर्ण हो जाता है, वो आके आपके साथ टाइम स्पेंड करता है। अगर आप वो आए, आप उससे ज़्यादा बात ना करें, उसको बहुत चेयर वेयर ना दें, उसको सत्कार ना करें, तो वो नहीं आता। In the same way, all the obsessive thoughts come because you reinforce them by paying attention to it. If you don't pay attention to it, obsessive thoughts अपने आप समाप्त। कुछ समझ में आया? ऑब्सेशन, कंपल्शन, कॉजेस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट इतने डिटेल में हम आप लोग को करा चुके हैं, तो हर बार हम नहीं कराते हैं इतने डिटेल। अब नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगी, उसमें क्या करेंगे अपन लोग? साइकोसिस। ऑब्सेशन क्या है? न्यूरोसिस में आता है। ऑब्सेशन इज नॉट अ वेरी सीवियर टाइप ऑफ इलनेस। न्यूरोसिस है ना, और साइकोसिस सीरियस इलनेस होती है। कुछ पूछना है आप लोग को? एनी क्वेश्चंस? नो मैम। नो क्वेश्चंस? नो मैम। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक आध क्वेश्चन तो पूछे, तो मुझे लगे कि आप समझ गए या नहीं समझे। मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे कि अपने से प्रश्न करेंगे? देखिए,
फोन आ रहा है, मैं पूछूं कुछ? यस मैम। अच्छा, तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपका, अगर आपको लगता है कोई पेशेंट है जो ऑब्सेशन से सफर करता है, तो आप क्या क्या उसके लिए कर सकते हैं? संगीता, अभी मैं क्लास ले रही हूँ, मैं अभी फोन करती हूँ तुम्हें। ओके। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप ओसीडी का अगर पेशेंट की थेरेपी कर रहे हैं, तो आप साइकोलॉजिकली उसे कैसे रिलीफ दे सकते हैं, क्या उसके लिए कर सकते हैं? क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब आपसे आशा है कि आप उसको अपने पेशेंट का ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड होलिस्टिक क्योर करेंगे, हर क्षेत्र में उसे क्या क्या उसकी क्योर करेंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? मैम टॉक थेरेपी कर सकते हैं, मतलब वो बताए अपने बारे में, अपने ऑब्सेशन के बारे में, उसको रिलैक्स कर सकते हैं, उसको मेडिटेशन के बारे में बता सकते हैं, और ये उसको ये बता सकते हैं कि जब ऐसे कंपल्सिव थॉट आए तो वो पूरा थॉट प्रोसेस करे कि ये क्यों हो रहा है, तुम्हारा रॉन्ग सिग्नल्स तुम्हें मिल रहा है, और उसके बारे में टॉक करे, तो फिर मुझे लगता है कुछ तो असर होगा ही। और मेन तो हम लोग यही कर सकते हैं कि प्ले एक्सरसाइजेस दे सकते हैं उसे, एक्टिव एक्सरसाइजेस की एक्सरसाइज ये करो, और उसको रिलैक्स, उसके बॉडी को, उसके माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। और ये तो बात हम बताना ही भूल गए थे कि भाई एक्सरसाइज कराओ, वॉक कराओ, उनको हॉबी वर्ड में लगाओ, जिससे वो थॉट उनको कम से कम परेशान करें, है नहीं? और क्या कर सकते हैं? हॉबी वर्ल्ड तो बहुत अच्छी चीज है ना, कि अब आप हॉबी वर्ल्ड में जाते हैं तो बहुत सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं आपकी। बिल्कुल सही। तो अब आप लोग समझ गए। थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन आई थिंक कि अगर अच्छे से समझाओ तो पढ़ने में भी टाइम नहीं लगता। ठीक है, ओके, थैंक यू। यू ऑल वांट एनीथिंग एल्स टू आस्क?